जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज का स्पेशल हमारे कार्यक्रम में आज हम एक डिबेट रखे हैं, जिस डिबेट में हमारे पैनलिस्ट जो उपस्थित हैं, हम सबसे पहले आपको चाहते हैं कि उनसे परिचय कराते हैं। हम अपनी परिचय की शुरुआत हमारे बगल में बैठे हुए जो हैं DN ज्योति, ये भीम आर्मी जहानाबाद के जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ अभी कार्य कर रहे हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी इकबाल करता हूं। जय भीम और नीला सलाम पेश करना चाहता हूं। और अब इसके बाद जस्ट हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं, ये चेहरा भी कोई अनजाना चेहरा नहीं है, खास करके जहानाबाद ही नहीं, चूँकि ये जो है फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी के जहानाबाद जिला के ये जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ होता है उसके जिलाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया के भी जिलाध्यक्ष हैं, और इनका नाम है अशोक कुमार प्रियदर्शी जी। तो सर, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और हमारे ये तीसरे जो पैनलिस्ट हैं, हालांकि ये भी चेहरा जाना पहचाना हुआ हो सकता है, और ये हमारे बीच में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिशन से जुड़े हुए ये मिशनरी आदमी है, जो बाबा साहब के मिशन को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना और उस पर काम करना अपने मुद्दा को बनाए हैं, और ये हैं हमारे बीच में संजय कुमार जी। तो सर, आपको भी मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आज की जो चर्चा और परिचर्चा है जिसके लिए हम लोगों ने इनको बुलाया है, आज का ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। हमारी सबसे पहले मुद्दा है कि हम जो अनुसूचित जाति समाज में रहते हैं, इस समाज में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग अपने मिशन को लेकर के चलते हैं। बावजूद इसके अभी जो अनुसूचित जाति की स्थिति ऐसी है कि उस बिंदु पर अगर चर्चा करते हैं तो चर्चा करने के दौरान कहीं पर आकर के रुक जाना पड़ता है। और मेरा पहला सवाल ये है आप तमाम बुद्धिजीवी लोगों से कि यदि किसी अनुसूचित जाति की बहन की बेटी के अगर इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ होता है, कोई बलात्कार करता है, तो उसमें आप लोग इसको न्याय दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर जानने के लिए हम ले चलते हैं, हमारे बीच में बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं अशोक प्रियदर्शी जी। सर, जवाब आपसे। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम पुनः एक बार ट्रू न्यूज़ चैनल को और हमारे श्रोतागण सभी लोगों को जय भीम करते हुए सीधे प्रश्न के जवाब पर मैं आता हूं। जैसा कि अभी हमारे चितरंजन जी प्रश्न रखे हैं, तो मैं बताता हूं कि भारत की संविधान जो बाबा साहब ने दिया, संविधान में वह ताकत दी है जिसके माध्यम से हम अपने समाज की, अपने लोगों को और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ हमारे देश में वो ऐसे बिचौलिए लोगों की वजह से मेरा संविधान भी आज खतरे में है और आज मेरा देश भी खतरे में है। और इस परिस्थिति में हम पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि आज के परिवेश में हम सब लोगों को टुकड़े टुकड़े में रहने के बजाय एकजुट होकर के देश की रक्षा और संविधान की रक्षा करनी होगी, तभी हमारे बहन बेटियों और अपने ज़िंदगी की रक्षा कर सकते हैं। ये हम एक रहेंगे सर, अगर मान लेते कि हम एक रहेंगे तो क्या न्याय मिल जाएगा? सर, सबसे पहले तो मैं हमारे जो बैठे हुए साथी हैं अशोक कुमार प्रियदर्शी जी, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आज के जो दलित हैं वर्तमान में, वो दलित नहीं रहे बल्कि दलहित हो गए हैं। और इस वजह से हमारे जितने भी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, वास्तविक रूप से हम दलितों के पास नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से हमारा ना शैक्षणिक विकास हो पा रहा है, ना आर्थिक विकास हो पा रहा है और ना ही सामाजिक विकास हो पा रहा है। साथ ही साथ आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब एक हो जाएंगे तो फिर किसकी औकात होगी कि हमारी किसी बहन बेटियों के साथ आंख दिखा दे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रकार से हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे आप एक हो भी जाएंगे तो कैसे मुकाबला कर रहे हैं? सर, एक हो जाने के बाद सबसे पहले हम अपने समाज में
एक करने के लिए हमें आगे आना होगा। एक आगे आने के लिए नहीं, मेरा सवाल है कि एक हो करके आप कैसे न्याय दिलाएंगे? सर, एक हो के हम सड़कों पे एक साथ उतरेंगे, और जब एक साथ उतरेंगे तो पता है कि सर कि जब एक साथ जब हज़ारों की संख्या में लोग उतरते हैं तो यहाँ तक कि लोग सरकार भी झुक जाता है। आप जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जब सड़कें आवारा हो जाती है तो संसद भी आवारा हो जाता है, इसीलिए हमें सड़कों पे उतरना बेहद ज़रूरी होगा। आपका थाना में जैसे ही मैटर जाती है, मैंने देखा है कि जैसे ही अनुसूचित जाति का केस थाना में जाता है तो थाना में जाते के साथ थानेदार साहब जो हैं, जो रसूखदार हैं, वो तो सीधा सीधी कह देते कि बिना नजराना के थाना कहाँ, वहाँ तो नजराना देना पड़ता है। क्या सर आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आज के परिवेश में सत्य साबित हो रहा है। हमारे डीएन ज्योति जी भी बोल रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी सरकार जो है बिल्कुल बेलगाम है और ये कारपोरेट घराने की सरकार है। और इस सरकार में जितने भी हमारे डेमोक्रेसी के जो लोग हैं और ख़ास करके ब्यूरोक्रेट्स लोग जो प्रशासन के नाम पर आम जनता को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके भी बहु बेटियों की इज्जत तार तार हो सकती है। जिस दिन यह बात प्रशासन को समझ में आ जाएगी, वो आज निकम्मे सरकार के खिलाफ, वो भी आज जनता के हित में और संविधान के साथ चलने लगेंगे। आप सर इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में कार्य कर रहे हैं, आपके रहने के बावजूद भी बहुत से दलित की बहन बेटी के इज्जत के साथ खेला गया खिलवाड़ हुआ है। इसमें आपकी पार्टी को भी मैं ये बात कहता हूं कि आपकी पार्टी भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती है। आप एक कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेता होने के नाते आपने इस पर क्या किया है? अभी तक के मेरा 25 वर्षों का राजनीतिक सफ़र रहा है और 25 वर्षों के राजनीतिक सफ़र में अभी जितने भी जहानाबाद जिला के तमाम थानेदार हैं वो अशोक प्रियदर्शी को जरूर जानते होंगे। इस मसले पर जब जहां किसी गांव में दलित और मतलब हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ जब प्रताड़ना और जब किसी भी प्रकार की समस्याएँ होती है तो हम मीडिया में ना आकर रखे, हम लाइमलाइट में ना आकर रखे, उनको इंटरनल तौर पर हर जगह यथासंभव न्याय दिलाने में हम आगे रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जाति भावना से ग्रसित हर कोई होता है। अभी की अगर मैं बात करूं कि फिलहाल 2 महीने पहले की ही बात है कि नहालपुर के पास में एक सरता गांव है जहां पर एक राम गोविंद मांझी नाम के व्यक्ति का प्रशासन के कब्जे में, थाना के कब्जा में आकर के और जेल में उसको पीट करके हत्या कर दिया गया है। इसमें उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम इस बात का जवाब संजय जी से जानना चाहेंगे कि संजय जी, इस प्रकार की जहां व्यवस्था हो, आप क्या कहेंगे कि यहाँ न्याय मिल पाएगी? सर, आपको इस तरह के बुनियादी समस्याएं चैनल पर उठाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की समस्याएं उठनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में इस प्रकार की बुनियादी समस्याएं हैं। रह गई बात आपका सवाल है कि जहानाबाद जिला में सरता गांव में इस तरह की घटना घटी, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका घोर विरोध होना चाहिए सामाजिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर। रही बात कि उन्हें इसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ जो है अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर थाना इस पे नहीं सुनती है तो हमें इसके आगे पटना जा करके इस कार्रवाई के लिए अग्रसरित होनी चाहिए। आप पटना न आप दिल्ली भी चले जाते हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ ये बनता है कि जो थानेदार की कुर्सी पर बैठा है, जो ऊपर वाले जो चैनल जो हैं उनके ऊपर पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, वे सारे लोग तो वही हैं जो आपको न्याय से वंचित करना चाहते हैं। तो आखिर आपको न्याय कौन देंगे सर? सर, सबसे पहले तो मैं भाई के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और साथ ही साथ आपको एक बात का और अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो घोषणा किया गया था कि जब किसी दलित की हत्या होगी तो उसके बदले उसको सरकारी मुआवजा या फिर सरकारी नौकरी में उन्हें जगह दिया जाएगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या दलितों का जान जो है वो एक सरकारी नौकरी का मोहताज है? क्या हमारी स्तर इतना गिर गया है? क्या हम मानव नहीं हैं? ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनना चाहिए, चाहे हम किसी भी दल में रहें। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनना चाहिए कि, और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी द्वारा ऐसे शब्द को पुनः वापस ले लिया गया, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो, कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए कि जिसकी तुलना आप एक सरकारी नौकरी से कर रहे हैं? ये कैसा अन्याय है?
मेरा तो कहना ये है कि हम हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आज जिस दलित की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज कमाता है तो कल खाता है, आज वकील साहब की जो फ़ी है 1500 रुपये हो गए हैं, क्या वो गरीब व्यक्ति जो प्रतिदिन खाता है पीता है, उसकी बहन बेटी की इज्जत लूट जाएगी तो क्या उसके पास केस लड़ने के लिए रुपया है? अभी तो हम लोग बिल्कुल संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये बात भी हम भूले नहीं हैं कि जब हमें अधिकार नहीं मिलता है, हमारे अधिकार से बेदखल कर दिया जाता है तो हमें अपने अधिकार को छीनना भी आता है। और रही बात अगर हमारी बहन बेटियों के साथ अगर आए दिन लगातार इसी तरीके से अगर बढ़ते रहा तो फिर हम वो भी दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज के लोग कलम की जगह हथियार उठाने में भी दिलचस्पी रखते हैं, ये भी दिन दूर नहीं होगा। हमने तो देख रहा है, मेरे को देखने में मिल रहा है, बहुत जगह पे ऐसे हैं, दलित की लड़की के साथ में खेला जाता है, उसकी इज्जत के साथ इज्जत को तार तार किया जाता है, और इतना करने के बावजूद भी जब वो हिम्मत कर करके FIR करा भी देता है, अगला दिन उसके पास में फ़ोन आता है कि अगर तुम ऐसा किया है, FIR किया है तो हम तो तुमको गोली मार देंगे, और बेचारा अगला दिन जो होता है जा करके मैनेज के लिए करता है। क्या इस प्रकार से न्याय मिलेगा? इस पर न्याय की बात है कि जहाँ तक हम जैसे लोगों के पास, निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी हम लोग अनुयायी हैं, और बाबा साहब का जो अनुयायी होता है वो केवल गांधी के लाठी के सहारे नहीं चलता है, ये बात तो सत्य है। अगर जब तक हम लोग के पास जो खबरें आती हैं तो इसमें कहीं भी हमारे बहुत सारे ऐसे केस और बहुत सारे लोग गवाह हैं कि हम छाती पे चढ़ करके इंसाफ लेने का काम किया है, हम कभी भी अपने लोगों को न्याय। तो आखिर ये गोविंद मांझी को न्याय अभी तक क्यों नहीं? इस पर अभी हमारे लोगों की तरफ से, और मैं ये भी बात बताऊंगा कि आपके सरता के जो हैं कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय हैं हरि नारायण द्विवेदी जी, वो सरता गांव के ही हैं, ये सारा मामला उनके संज्ञान में है, यहाँ तक कि पुलिस तो उनके घर को भी जाकर के उनके भी दरवाजा को तोड़ा है। इतना के बावजूद भी आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? आपने देखा होगा कि केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी हमारे तारिक अनवर साहब दिल्ली से ये खबर की सूचना पाते ही तुरंत सरता गांव को आ गए। हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह उस गांव का दौरा किए, डॉक्टर समीर सिंह हमारे उस गांव का दौरा किए, कई ऐसे हमारे राष्ट्रीय सब कुछ दौरा किया, दौरा करके क्या कर लिए? दौरा करके अभी भी ये तो निकम्मी सरकार है, मोदी सरकार, और ये हमारे राज्य सरकार की निकम्मापन है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आपने देखा वहाँ हमारे कई मीडिया कर्मी गए, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके भी घर को और दरवाजे को और दीवार को तहस नहस किया गया। तो ये न कहीं तो ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार की मिली भगत है कि प्रशासन आज ये तांडव कर रहा है। तो क्या हम ये सोच करके न्याय मांगना छोड़ दे कि ये मोदी की सरकार है? क्या ये सोच करके हम अपने अधिकार से वंचित हो जाए कि ये तो मोदी की सरकार में भाई हमको अधिकार से वंचित किया जा रहा है, चलो अब हमारी बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है तो होने दो, क्या इसी बात को सोच करके छोड़ दिया जाए? सर नहीं, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, काउंटर करना चाहिए, है ना। कोई दूसरे जैसे अगर उनकी शासन सत्ता है तो विपक्ष में बैठे जो पार्टी हैं वो क्या कर रहे हैं? ये विरोध करनी चाहिए, उनके भले की, उनके आगे के न्याय की मांग करनी चाहिए। न्याय की मांग तो कर ही रहे हैं, जाते हैं थाना में FIR हो जाता है, मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, कोर्ट में जाने के बाद वकील साहब 1500 रुपया मांगते हैं। हमारी स्थिति वो नहीं है, हमको तो रोजगार से वंचित किया गया, हमको शिक्षा से वंचित किया, सारे रूप से हमको ये कर दिया गया। आखिर ठीक है, बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में हमको जुडिशियरी प्रोसेस में भी आगे बढ़ाया गया है, परंतु सवाल तो यहाँ ये है कि हमें आर्थिक रूप से इस प्रकार से कमज़ोर किया गया है एक षड्यंत्र के तहत कि हम न्याय मांगेंगे कैसे? बिना पैसा के न्याय कहाँ है? क्या सर बिना पैसा के न्याय मिलेगा? बिल्कुल सही बात है, बिना पैसे के अभी वर्तमान कॉरपोरेट सरकार में न्याय की उम्मीद करना बिल्कुल बेबुनियादी है। और साथ ही साथ अभी सर ने कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के विभिन्न लोगों ने उस गांव का दौरा किया, तो मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि सर अभी वर्तमान राजनीति में इमोशनल ब्लैकमेलिंग का राजनीति हो रहा है। अगर आपके यहाँ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो वो आपको संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके पास जरूर जाएंगे, किंतु न्याय दिलाने के लिए आपके पास वो कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे। ये वर्तमान राजनीति की नींव है। और जिसके ये आपका कहना है, जब मैंने भी ऐसे देखा है कि जब कहीं किसी व्यक्ति की जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं या किसी भी जाति से संबंध रखने वाले होते हैं तो ये नेता लोगों की नेतागिरी होती है कि वहाँ जाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और मांग कर देते हैं कि हम इनके लिए 25 लाख मुआवजा की मांग करते हैं, जा कर के थाना में FIR भी करवा देते हैं।
परंतु इसके बाद क्या होता है? क्या थाना में FIR करवा देना ही न्याय है? क्या 25 लाख रुपए की मांग कर देने से उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए मिल जाती है? और क्या इतना करने के बावजूद जिसको हम नेता मानते हैं या हमारे बीच में जो नेता लोग आते हैं कहते हैं कि हम आपकी नेतृत्व करते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारियां समाप्त हो जाती है? सर आप बताइए। बिल्कुल भी नहीं। ये लोग सिर्फ अपना मुखौटा आगे बनने के लिए, अपनी राजनीतिक छवि को ये सोशल मीडिया पे लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा करते हैं ताकि हमारा चेहरा जो है वो आगे बना रहे, और बाकी उन्हें उनके संवेदना से कोई लेना देना नहीं है। बस यही वर्तमान में राजनीति। तो ये कांग्रेस पार्टी में हमारे अशोक प्रियदर्शी जी हैं, जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के यहाँ के जिला के अध्यक्ष हैं। तो इनके कार्यकाल, ये जो अपने एक्शन लेते हैं, ये जो काम करते हैं, इनसे आप संतुष्ट हैं ना? ये अच्छा काम कर रहे हैं ना? सर अभी तो इनके साथ मुझे जुड़े हुए लगभग साथ जुड़ने की बात नहीं है। आप आखिर इस देश में रहते हैं ना सर, तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उसकी कार्यनीति, दलितों के प्रति उनकी जिम्मेवारियां जो है वो निर्वहन कर रही है ना? ये अच्छा कर रही है। आप सर है ना? इस सवाल का मैं जवाब सिर्फ एक लाइन में देना चाहता हूं कि जिस राजनीतिक दल में अगर ये समुदाय के आधार पर यदि बंदरवांट किया जाए, जैसे कांग्रेस पार्टी में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ अलग है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है, तो ऐसे से कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि वो हमारे हित की बात कर सकते हैं? कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के हित की बात नहीं कर सकती? कभी नहीं कर सकती है। जो एक मतलब एक अनुसूचित जाति संगठन बना देना कांग्रेस का, कहीं ना कहीं वो हमसे अलग समझती है हमें, तभी तो वो हमें अलग रखती है। एक ही मात्र अभी वर्तमान में भारत में एकमात्र पार्टी बनी हुई है, वो है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके कोई भी सिर्फ और सिर्फ बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करता है। कोई भी ना वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाए हुए, ना वो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बनाए हुए, ना वो स्वर्ण प्रकोष्ठ बनाए हुए, ये सब कोई प्रकोष्ठ नहीं बना। सारे के सारे बहुजन जो है वो एक हैं, और उसके लिए हम लोग बिल्कुल संघर्षरत रहते हैं। भाई चंद्रशेखर जी जो आज़ाद समाज पार्टी बनाए हैं, आप जहानाबाद जिला के भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं। आपके तरफ भी अनुसूचित जाति के लोग टकटकी लगा करके ताकते रहते हैं और बहुत आशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे उद्धारकर्ता, कहीं ना कहीं हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी आएंगे, लेकिन आपकी भी उपस्थिति वहाँ पर नहीं होती। आखिर इसके पीछे क्या? सर जहाँ जहाँ मुझे जानकारी होती है मैं बिल्कुल चला जाता हूँ, और चूँकि मैं एक नए रूप से आया हूँ, तो पिछले जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल समाज का ये जो सामाजिक जो संगठन है उसका विस्तार न हो पाने के कारण ये समाज गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाया, और जिसका खामियाजा है कि मुझे ऐसे परेशानियों से भी सामना करना पड़ता कि बहुत कम जगह हो पाते हैं जहां मुझे सूचना मिलती है और मैं तुरंत वहां पे पहुंच। जहानाबाद जिला में कुछ ऐसे जगह का नाम बताइए जहां पर घटना घटी है, आप लोग जा करके उसके दुख में और उसके अन्याय के विरुद्ध में लड़ करके उसको न्याय दिलाने का। सर मैं जानकारी देना चाहता हूं कि विगत 2 महीने पहले ये एक गांव था पहाड़ी के पास में, वहाँ पे एक दलित समुदाय के बच्चे को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। मैंने वहाँ पे जाके, चूँकि उस दिन 11 अप्रैल का दिन था और बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण होना था भीम आर्मी के द्वारा अकौना गांव में, मुझे जैसे ही इसकी सूचना मिली मैंने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर वहाँ पे जाने का काम किया, और सरकार से ये मैंने मांग भी किया कि बिल्कुल जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बिल्कुल अड़े रहे। और लगभग 9 लोगों को नामजद किया था, जिसमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, और हम लोग लगातार स्थानीय प्रशासन पर दबाव भी बनाए हुए हैं। तो आपका कहना है कि हम आज़ाद समाज पार्टी ही एकमात्र विकल्प है अनुसूचित जाति के लिए, जो अनुसूचित जाति की समस्या, अनुसूचित जाति को न्याय के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप ही एकमात्र पार्टी ऐसे हैं जिन पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। क्या सर अनुसूचित जाति ही नहीं बल्कि जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों ने हम पे विश्वास जताना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस देश का भला नेता बन के नहीं बल्कि बेटा बन के ही करना पड़ सकता है, और वो सारी उम्मीदें बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण में लोगों को दिख रहा है। और हम निश्चित तौर पर, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने पहले टाइम पत्रिका के द्वारा विश्व के 100 उभरते नेताओं में बड़े भाई साहब को स्थान दिया गया था। इसी से आप उनकी पब्लिसिटी को समझ सकते हैं कि कैसे लोगों के दिले में वो जगह